गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग मैम। कल पढ़ रहे थे हम फायर ब्रिक। फायर ब्रिक में हमने क्या क्या देखा था कि हम किस जगह पर, मतलब जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहता है, मतलब फर्नेस हो या भट्टी हो, वो बॉयलर चलते हैं जिस भट्टी में। बॉयलर आप सब समझते हो ना? बॉयलर पढ़े क्या? आपका मैकेनिक्स में मैकेनिक या मैकेनिकल में आपने पढ़ा होगा ना, बेसिक में सब्जेक्ट। मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं बॉयलर। बड़े बड़े भट्टे मैडम। हाँ, भट्टे एक अलग चीज़ होती है जिसके अंदर कोल हमारा या फ्यूल जलता है, और बॉयलर वो होते हैं जिनसे इंजन चलते हैं। ठीक है। बड़ी बड़ी मशीन कैसे काम करती है? स्टीम इंजन सुना है कभी? भाप से जो इंजन चलते हैं। ठीक है। तो पानी क्या होता है, उबाला जाता है, तो उसमें उसको बोलते हैं हम बॉयलर। और वो इस कदर उबाला जाता है कि उसमें से क्या निकलती है, भाप। भाप का जो फोर्स लगता है उससे इंजन चलता है। ठीक है। तो स्टीम इंजन जो आपने सुना होगा वो यही होता है जो भाप से चलते हैं। पहले के टाइम पे जो सारी मशीनरीज चलती थी जिनके इंजन चलते थे वो कहलाते थे हमारे स्टीम इंजन। तो वो बहुत बड़े बड़े बॉयलर रहते थे, मतलब बहुत बड़े आकार के रहते थे। आपको मॉडल मिल जाएंगे देखने को, अगर आप बीएमई लैब में जाओगे ना, मैकेनिकल वाली लैब में, आपको अलग अलग प्रकार के बॉयलर मिल जाएंगे। प्रोप्लॉन बॉयलर और क्रॉकरोस बॉयलर, ऐसे नाम है उनके अलग अलग टाइप के। रेसिप्रोकेटिंग ये पंप रहते हैं, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में आप पढ़ोगे अभी, हाइड्रोलिक में। इस टाइप के इनमें भी कैसे, पंप में भी हमारी क्या रहती है, मोटर चलती है। तो वो कैसे मैकेनिक्स, सॉरी मैकेनिकल आपका मिक्स होकर के ये चीज़ें काम देती है। मतलब दोनों का ऑब्वियस सी बात है, मशीन जो चलेगी वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहलाएगी। तो बॉयलर को आप लोगों भी देख सकते हो अपने वहाँ पर मैकेनिकल की लैब में, इनके छोटे छोटे से मॉडल रखे हुए हैं। मतलब होते बेसिकली बड़ी मशीनरीज है, मगर अपने मैकेनिकल वाली लैब में जाकर के देखना कि बॉयलर कैसे रहते हैं। ठीक है। तो वो बॉयलर क्या करते हैं, पानी को लगातार उबालते हैं। कब तक के उबालते हैं, जब तक कि वो भाप नहीं बन जाता। ज़्यादा अमाउंट में भाप रहती है तो उसके कारण से कहाँ पे फोर्स लगता है, हमारे इंजन में। और इंजन कैसे रनिंग कंडीशन में आता है। तो अब इनको बॉयलर का पानी उबालने के लिए काय की ज़रूरत लगेगी, फ्यूल या कुछ ना कुछ जलाना पड़ेगा, तब जा कर के हीट रहेगी। हीट से क्या होगा, पानी गर्म होगा, और गर्म होगा तो स्टीम बनेगी। तो ये जो हम फ्यूल जलाते हैं वो क्लोज मैनर में जलाना पड़ेगा। ऐसे ओपन टू स्काई जलाएंगे तो हर जगह से ऑक्सीजन अपनी आ जाएगी। ऑक्सीजन आ जाएगी तो क्या, कंबशन जो जलन की प्रक्रिया होती है जलने की, वो बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाएगी और इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। मतलब जो हीट प्रोड्यूस हो गई वो वातावरण में बहुत जल्दी घुल जाएगी। हमको चाहिए एक मात्रा में और एक एरिया के अंदर हीट चाहिए, मतलब हीट लगे मगर टू द पॉइंट लगे। जिस पे हमको हीट चाहिए, जिस बॉयलर पे हमको हीट चाहिए उसी पे लगे, ना कि वो पूरे जगह स्प्रेड हो जाए। तो इसलिए हमको बनाना पड़ते भट्टे। भट्टे कैसे, क्लोज टाइप रहते हैं, क्लोज रहते हैं। हालांकि उनमें भी O2 की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, मगर कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जितना कि उसको जलने में यूज़फुल हो। ज़्यादा ऑक्सीजन होगी तो वो बहुत जल्दी से जल जाएगा। समझ में आ रही है? जैसे हम आग जलाते हैं तो आपने देखा होगा उसमें हवा करते हैं, जब वो जल नहीं पाता है तो ऐसे कैसे कंडे लगाते हैं बाटी सेकने के लिए, उसमें थोड़ी सी हवा करते, प्लेट प्लेट या सुपड़ी उपड़ी से। तो इससे क्या होता है, जल्दी जल्दी उसको O2 मिलती है तो जल्दी जल्दी वो जलता है, तो जल्दी जल्दी क्या होता है, आग ही पकड़ता है। मगर वो एकदम से अचानक से नहीं जल जाए। हमको कैसी चाहिए, कांस्टेंट चाहिए या यूनिफॉर्म हीट चाहिए। तो बॉयलर में जो हम जलाते हैं तो उसलिए उनमें भट्टी के प्रकार से या फर्नेस के प्रकार से हमको क्या, एक लाइनिंग बनानी पड़ती है, एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, ताकि बाहर से मतलब ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं आए। ठीक है। तो वो भट्टा बनाना पड़ेगा, तो उसमें जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा। ऐसा कौन सा मटेरियल हम चुने भट्टा भट्टे का कंस्ट्रक्शन करने के लिए कि वो जले भी नहीं, उसका शेप भी पिघले नहीं, और क्योंकि टेम्परेचर होगा हाई,
तो हमको ऐसा मटेरियल से उसका अंदर का लाइनिंग करना होगा। लाइनिंग से मतलब है अंदर का प्लास्टर, जो भी मोटी परत एक चढ़ानी पड़ेगी ताकि हमारा वो बिना डिफॉर्म हुए मतलब अपनी ओरिजिनल जो बनावट थी उससे बनावट डिस्टर्ब भी नहीं हो और वो सुचारू रूप से अपना काम करे। तो इसलिए जब आगी के अंदर हमको जलाना है कोई सा मटेरियल बिना पिघले, तो इसलिए हमने बनाई फायर ब्रिक। फायर ब्रिक क्या होती है, हम इनको जब जमाएंगे तो ये क्या होती है, चूंकि फायर क्ले से मिलकर के बनी है, तो फायर क्ले का अपना कितना 1100 से 1500 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड का ये क्या झेल सकते हैं, अपना टेम्परेचर झेल सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपना पानी उबल के भाप बन जाता है, आप सभी जानते हैं। तो फायर मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट या जो डिफॉर्म होने का शेप है वो परसेंटेज बहुत हाई है। इतना परसेंटेज तक हम जा ही नहीं सकते, मतलब वो उस परसेंट पे आकर के अपना ओरिजिनल शेप खोएगी या फिर वो डिफॉर्म होगी। मगर बात यह है कि हमको हमारा पर्पस पूरा हो रहा है उसके पहले, मतलब वो बिगड़ेगी नहीं। तो इसलिए हम फायर क्ले से क्या बनाते हैं, फायर ब्रिक बनाते हैं। ब्रिक मतलब फायर में लगने वाली ईंटों को बनाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वो परसेंटेज झेल भी लेती है, प्लस हमारी भट्टी के बाहरी जो स्ट्रक्चर है उस पर नुकसान नहीं पहुंचता है, वो अपनी जगह लगी रहती है। लाइनिंग जैसे अंदर का प्लास्टर उगता है उसको बोलते हैं लाइनिंग। हालांकि लाइनिंग कैसी मोटी होती है, प्लास्टर कैसा पतला होता है। प्लास्टर सिर्फ हम प्लेन करने के लिए या उसके लिए यूज़ करते हैं, मगर मैं प्लास्टर बोल के इसलिए संबोधित कर रही हूँ क्योंकि ये अंदर से सिर्फ सेफ करने का काम करता है। जैसे ईंटों को हमारा प्लास्टर बचाता है, कैसे बचाता है, एटमॉस्फेयर से या बारिश से, ऐसे ही ये जो लाइनिंग होती है या हमारी फायर ब्रिक का प्लास्टर जो हम लगाते हैं, मतलब एक परत जो चढ़ाते हैं, वो किससे, आगी से हमारे बाहरी आवरण के स्ट्रक्चर को बचाता है। इतनी बातें समझ में आई? क्या हो रहा है, क्या ऊपर से गया कि समझ में आया, है ना? तो फायर ब्रिक का ऐसी जगह में हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। ये पढ़ी थी हमने फायर ब्रिक। ये 3 प्रकार की होती है, एक एसिडिक ब्रिक, बेसिक ब्रिक और न्यूट्रल ब्रिक, ठीक है। इनके बारे में हमको डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इनमें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट मिलते हैं जो लवणीय, क्षारीय और बेसिक और न्यूट्रल जगह पर हम यूज़ करते हैं। बेसिकली इनसे हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको फायर ब्रिक के बारे में पढ़ना है और फायर क्ले का हमको एक बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए कि फायर क्ले से मिलकर ही हमारी फायर ब्रिक बनी है, या इसको दूसरा नाम भी होता है हमारा रिफ्रैक्टरी ब्रिक, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अब आपने देखा अभी मार्केट में ईंटों की जगह पर बहुत सारी चीज़ें, मतलब अलग अलग प्रकार की ब्रिक यूज़ हो रही है। देखा है, देखा है ना, अलग अलग डायमेंशन की, अलग अलग प्रकार की ईंटों का यूज़ हो रहा है। मतलब हम ईंट की जगह पर क्या ऐसा सब्स्टिट्यूट है, क्या ऐसा अल्टरनेट है कि वो यूज़ करें और हम उसको लगा दें। तो स्टडी करते हैं कि सब्स्टिट्यूट या ब्रिक का हमारा दूसरा क्या विकल्प है मार्केट में, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू वन स्टडी, एक विशेष स्टडी के अंदर ये पाया गया कि हमारी कंट्री में हर साल 60 बिलियन ब्रिक की आवश्यकता होती है, ठीक है। कितनी ब्रिक की आवश्यकता होता है, 60 बिलियन ब्रिक की आवश्यकता होती है। इफ़ नो सुटेबल सब्स्टिट्यूट इट फाउंड आउट, अगर हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है तो हमको ये 60 बिलियन ईंट की ज़रूरत तो होती ही है हर वर्ष। दिस वुड एग्जॉस्ट अबाउट, ये क्या करते हैं, हमारे 1600 की पावर, मतलब 1600 क्रॉस 10 की पावर 6 किलो न्यूटन ऑफ क्ले फील्ड और अदर एग्रीकल्चर लैंड एनुअली ये ख़त्म कर देते हैं। मतलब जब हम ईंट बनाएंगे तो मिट्टी लगेगी, और कितने किलो मिट्टी हमारी इस इतने 60 बिलियन ब्रिक में
ख़त्म हो जाएगी, या फिर हमारा लैंड तो जाएगा ना, हम उसमें से मिट्टी निकालेंगे और इतनी ईंटें बनाएंगे, तो हम देख रहे हैं कि हमारा कितने किलो, मतलब कितने किलो न्यूटन मात्रा में ईंट के क्ले या हमारी एग्रीकल्चर जो लैंड है वो पूरी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, 1600 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ किलो न्यूटन, ये कितना हो रहा है देखते हैं। कितनी पावर थी? 10⁶ थी, मतलब कितने ज़ीरो और 6 ज़ीरो और 16,000, 1600, सॉरी 1600 के आगे, मतलब 1 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये किलो न्यूटन में। कल किलो न्यूटन और न्यूटन की बताई थी डिफरेंस। सक्षम कहाँ गए सब? यस मैडम। अब इस किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज करने के लिए 3 ज़ीरो और बढ़ा दूं, है ना? तो ये ऑलरेडी कितने ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 3 11। ठीक है, इतना न्यूटन। ठीक है, अब इसको किलो में चेंज कर लो, तो कैसे करते किलो में चेंज? 9.81 से डिवाइड कर देते। पूरी वैल्यू को 9.81 से डिवाइड कर दोगे तो ये हमारी कहाँ आ जाएगी? किलो में। ठीक है, तो मतलब क्या बोल रहे हैं, इतने किलो, अगर किलो की मात्रा में हम देखते हैं तो इतने किलो या इतने हमारा न्यूटन या किलो न्यूटन हमारी एग्रीकल्चर लैंड का हर साल में उत्खनन होगा। उत्खनन मतलब निकाल के उनकी ब्रिक बनाई जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही है? अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा चीज़ है हमारी, जो लैंड का हम लगातार लगातार निकालते जा रहे हैं, और जो हमारी फर्टिल लैंड है, जो उपजाऊ है, उसमें से भी हम क्या कर रहे हैं, ईंटों को, सॉरी क्ले को निकाल रहे हैं, मिट्टी को निकाल रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, ईंटों को बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों में नुकसान हो रहा है, प्लस हमारी जो ईंटें बन रही, ज़रूरी नहीं है वो उसी जगह पर हमको मिल जाए, मतलब जहाँ पे उसका प्रोडक्शन हो रहा है वहीं पे उसकी डिमांड हो, मतलब डिमांड हो सकता है हमारी ईंटों का जहाँ बन रहा है इंडस्ट्री है उससे कई ज़्यादा दूर होती है। तो इन सारी चीज़ों में ना बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होता है, जैसे कि वेस्टेज हो जाता है हमारे ट्रांसपोर्टेशन के टाइमिंग में, और जो हमारी ईंटें रहती है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। तो हमने क्या ईंटों का सब्स्टिट्यूट निकाला है, मतलब ईंटों की जगह पर हम दूसरी क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ें हमने निकालने की कोशिश की है, और उन पे रिसर्च की है, तो वो कारागार भी पाई गई है। तो देखते हैं। तो बोल रहे हैं इतना किलो न्यूटन हमारा हर साल हमारा एग्रीकल्चर लैंड या फिर जो भी क्ले फील्ड जहाँ से हम ईंटों के लिए क्ले निकाल रहे हैं वो क्या हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, मतलब नाश हो जाता है एनुअली, मतलब एक वर्ष में। तो इट विल दस मैक बैरन अबाउट, कितने बैरन अबाउट, 3,000 हेक्टेयर ऑफ फर्टाइल लैंड। अगर हेक्टेयर में बात करें हम एरिया की, मतलब जब बड़े एरिया को हम डिनोट करते हैं, चाहे फील्ड में चाहे खेतों में, तो हेक्टेयर पे बात चलती है। ठीक है, तो 3,000 हेक्टेयर फर्टाइल लैंड का पूरा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, मतलब ईंटों को बनाने में उसका चला जाता है। द एक्सटेंट ऑफ डिमांड दैट विल कॉज कैन बी इमेजिन विद द demand for brick required by the construction industry rising continuously due to tremendous need for housing, growing population, etc. देखा जा रहा है हर वर्ष हमारा कंस्ट्रक्शन कभी कम नहीं हुआ है, बढ़ता ही गया है,
और हमेशा कंस्ट्रक्शन जब बढ़ रहा है तो हमारी डिमांड जो ईंटों की है वो भी बढ़ती जाएगी। मतलब कंस्ट्रक्शन जैसे जैसे बढ़ रहा है तो हमारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल आते कहाँ से? हमारे धरती पे जो मौजूदा हमारी खदानें हैं, मिट्टी है और जो भी है हम उसी से निकाल करके तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाते हैं। तो हमारा क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या हमेशा कंटिन्यूसली हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि नीड फॉर हाउसिंग आजकल न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा हो रही है। मतलब छोटी फैमिली, हर कोई को अपना मकान ही चाहिए। मतलब जॉइंटली एक घर में 15 लोग 20 लोग ऐसे तो रह ही नहीं सकते। तो बेसिकली जिस फैमिली में हमारे एक घर में पूरी हो जाती है वहीं उस घर में 5 घर बनने लगे। तो घर ज़्यादा बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हमारा ज़्यादा हो रहा है, तो हमको क्या है कि ईंटों की डिमांड भी बेसिकली ज़्यादा हो रही है। ग्रोइंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन हमारी लगातार बढ़ती जा रही है, तो उनको रहने के लिए हमको स्ट्रक्चर्स भी चाहिए और बहुत सारे कारण है। इट विल ऑल्सो लीड टू द इरोजन ऑफ फर्टाइल सॉइल। इससे क्या हो रहा है, हमारी जो उपजाऊ मिट्टी है उसका इरोजन हो रहा है। लगातार लगातार हम उसमें से निकाले जा रहे हैं और ईंटों को बनाए जा रहे हैं। अगर बेसिक चीज़ से देखा जा रहा है तो ईंटों ईंटों को बनाने वालों का इसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है। उनको क्या है, बस खोदना है, क्ले को निकालना और ईंटों का कंस्ट्रक्शन कर देना है। तो ऐसे देखा जा रहा है कि हमारी फर्टाइल सॉइल का भी बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड डिस्टरबेंस इन इकोलॉजी। तो हमारी जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी क्या होती है? डबल ईएस में पढ़ाया था मैंने। इकोलॉजी कितनी चीज़ों से बनकर बनी है, मिलकर बनी है? 3 चीजें मैडम। कौन सी 3 चीज़ें? एक अपना भू क्या बोलते हैं, लैंड। लिथोस्फीयर। एक, हाँ, लिथोस्फीयर, सॉरी। हम्म। एक हाइड्रोस्फीयर और एक हाँ। एटमॉस्फेयर। और हम जैसे लोग जो रह रहे हैं वो भी, मतलब जो साइकिल चल रहा है हमारी अर्थ का, उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है? क्योंकि आप डिस्टर्ब कर रहे हो आपकी लैंड को, तो उसमें रहने वाले जीव जंतु और जो भी उपजाऊ जो भी बैक्टीरियाज है जो हमारे लिए अच्छे हैं, उनका क्या हो रहा है, बेसिकली नुकसान हो रहा है। ईंटों के ये डिसएडवांटेज देख रहे हैं हम एटमॉस्फेयर के ऊपर या हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर, क्योंकि इससे लगातार उत्खनन हम करते जा रहे हैं। ठीक है, तो द इंडियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हैज़ फेल्ट द नीडेड टू सर्च फॉर एन अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू द ब्रिक मेनली फॉर द फॉलोइंग रीज़न। कुछ रीज़न है, कुछ डिसएडवांटेज है हमारी ईंटों के, जिसके कारण से हमने क्या करा, कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव निकालना चाहे। क्या क्या हमारे डिसएडवांटेज है वो देखते हैं हम। ठीक है, हाई वेस्टेज ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, मतलब हम जब ईंटों को ला रहे ले जा रहे हैं तो हमारी ईंटें क्या हो रही है, जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम है, तो ईंट क्या हो रही है, वेस्टेज हो जा रही है, मतलब टूट फूट हो जाती है, जिनके कोने डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो हमारा पर्पस क्या होता है, बेसिकली पूरा नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होता है, हाई वेस्ट हो रहा है हमारे ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। हाई वाटर एब्जॉर्प्शन करती है ब्रिक, मतलब ब्रिक क्या करती है, ज़्यादा पानी सोखती है, बजाय के इसके दूसरे अल्टरनेट जब हम निकालते हैं तो उसमें ये वो चीज़ है कम पानी सोखती है। तो ज़्यादा पानी सोखती है मतलब पोर्स ज़्यादा या फिर वॉइड्स ज़्यादा, छिद्र ज़्यादा, छिद्र ज़्यादा होंगे वही वाटर एब्जॉर्ब करके पानी को अपने अंदर सोख लेंगे। और छिद्र ज़्यादा होंगे तो हमारा मतलब अंदर से छेद है, मतलब पोली प्रकृति की है, तो लोड बियर करने में भी ये कम स्ट्रेंथ दिखाएगी। इनकंसिस्टेंसी इन साइज ऑफ ब्रिक, मतलब हम जब ब्रिकों को देखते हैं तो पकने के दौरान वो श्रिंक हो जाती है। ठीक है, हमने पहले पाया कि हम बड़े साइज की ईंट बनाएंगे तो इस कारण से क्या होता है, हर ब्रिक एक साइज की हमको नहीं मिलती है, कुछ ना कुछ उसमें श्रिंकेज आ जाता है। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ क्लीन फ्यूल। आजकल क्या हो रहा है, हमारा जो फ्यूल है वो भी क्या हो रहा है, महंगा होता जा रहा है। अवेलेबिलिटी देखो, हमारा एनर्जी कहाँ से आती है, बेसिकली रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स बताए थे मैंने डबल ईएस में। ठीक है, तो हम फ्यूल कौन सा जलाएंगे, इसमें ईंटों को पकाने में पेट्रोलियम जलाएंगे क्या, क्या जलाएंगे, नहीं कोल मैडम, वो जलाएंगे, लकड़ियाँ जलाएंगे, वुड जलाएंगे,
जो भी हमारे लिए वेस्टेज या जो चीप फ्यूल है हम उन्हीं को जलाएंगे, जो सस्ता हमको पड़ता है। ठीक है, तो क्या होता जा रहा है, अगर आप देखो तो कोयला भी लगातार महंगा होता जा रहा है। ठीक है, बेसिकली धीरे 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 उनका कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। तो ईंटों को पकाने में भी हमको बर्निंग में भी उसको कॉस्ट में ज़्यादा पड़ रहा है। अनअवेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर, हमको क्या होते हैं कि स्किल्ड लेबर की अवेबिलिटी नहीं होती, उपलब्धता। जो समझदार मजदूर रहते हैं, जो अपने कामों में पारंगत रहते हैं, उनकी अवेबिलिटी प्रॉपर नहीं हो पाती है। ठीक है, जो कॉस्ट में हमको मिलना चाहिए। बेसिकली कुछ लोगों को अगर इसमें स्किल्ड है, ईंट पकाने में स्किल्ड है, मगर 400 रुपये रोज़ मिल रहा है, तो बाहर पे अगर वो मिस्त्री गिरी करता है या कुछ और चीज़ में भी पारंगत होता है, तो वो ये ईंटों को क्यों पकाएगा? और हर कोई इन ईंटों को नहीं पका सकता है, तो वो वाला इंसान अपना फ़ायदा देख करके निकल जाता है कि चलो दूसरा काम कर दे, क्योंकि इसमें क्या है, इतनी आवक नहीं है। और अगर हम स्किल्ड लेबर की कॉस्ट ले, फ्यूल की कॉस्ट ले, तो हमारी ईंटें क्या होगी, बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती जाएगी। एक सेकेंड ना। तो देखा जैसे कैसे कंक्रीट ब्लॉक, फ्लाई ऐश और हमारे सैंड लाइम और कैल्शियम सिलिकेट की ब्रिक्स को बना करके हम ब्रिक का एक सब्स्टिट्यूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारा पहला कंक्रीट ब्लॉक। कंक्रीट कितने मटेरियल से मिलकर के बनता है? कंक्रीट कैसे बनाते हैं बैरागी? गुज्जर? यस मैम। हाँ, कंक्रीट के मटेरियल। सीमेंट एग्रीगेट। हाँ, और पानी। फिर उसके बाद फिर उसके बाद पेस्ट सबसे बना ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है? आप नेटवर्क में नहीं हो। उसके सबसे बाद में जब हमने बना दिया कंक्रीट को, उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है? तरी करना। ठीक है, हाँ क्योंकि सीमेंट होती है उसमें। कल आपने गाजियाबाद का परसों का एक केस देखा क्या? न्यूज़ पे चल रहा है। फरीदाबाद, सॉरी, गाजियाबाद में फरीदाबाद, यूपी का केस है। आपने देखा एक छत गिर गई शमशान पे, जिससे 25 लोग मर हाँ गए। मैडम, वो शमशान वाला आज पढ़ा था न्यूज़ तो। हाँ, शोक शोक यात्रा में गए थे।
दाग दिया था, मतलब जो अंतिम संस्कार किया था, दाह संस्कार चल रहा था, उसी अंतराल में बारिश हो गई। तो वहाँ पर बने होते हैं शेड, जिनके नीचे चिता को अग्नि भी दी जाती है, और यूजुअली जब मौसम खुला रहता है तो खुले जगह में दी जाती है, और शेड के अंदर में ऐसी शेड बनी रहती है। तो चूंकि बारिश लगातार आने लगी तो लोग भाग कर के कहाँ चले गए, शेड के नीचे चले गए, और वो शेड गिर गया। तो जिसके कारण 25 और लोग इंस्टेंट स्पॉट पर शांत हो गए, मतलब दब के, मलबे में दब करके उन्होंने दम तोड़ दिया। 25 लोग और, मतलब जो दाह संस्कार में गए थे, वो उस छत के नीचे गए, उनकी कोई गलती नहीं थी। उसमें गलती किसकी थी, किसकी गलती थी? उसमें पूरा सिविल प्रॉपर इंजीनियरिंग। रेनफोर्समेंट डला हुआ था। आप देखना, अगर उसको न्यूज़ में बताते हैं या कोई भी यूट्यूब पे चला करके देखना आप उसको, उसमें प्रॉपर रेनफोर्समेंट अच्छा मोटा मोटा सरिया डला हुआ था। मगर जो संवाददाता ने जब एक छोटा सा भाटे का टुकड़ा लेकर के जब वो टूटी हुई स्लैब पे मारा, तो उसमें पाया गया सिर्फ गिट्टी गिट्टी निकल रही थी, मतलब बहुत कम मात्रा में उसमें सीमेंट मिलाई गई थी। तो सीमेंट क्या होता है, हमारा बाइंडिंग मटेरियल होता है। तो उसने क्या करा, बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं दिखाई, मतलब प्रॉपर तरीके से वो बना नहीं, और जैसे ही वाइब्रेशन मिला और वैसे ही वो बाइंडिंग मटेरियल सब अलग अलग हो गए। सरिया हालांकि उसमें था प्रॉपर, और 10 mm 12 mm से ज़्यादा का ही सरिया लगा था उसमें, ऐसा नहीं था कि छोटे सरिये या छोटे बार्स हमको दिख रहे हैं। मगर जब वो स्लैब जो मोटा है उसका अगर कॉलम सही या सपोर्ट सही नहीं बनाया है, और दूसरी चीज़, अगर जो पूरी स्लैब में जितना मात्रा में सीमेंट को यूज़ होना था, कम से कम अगर 1:2:4 भी बना रहे हैं, या फिर 2:2 जो भी हमारा ज़्यादा ग्रेड का कंक्रीट बना रहे हैं, तो उसमें सीमेंट तो उतनी यूज़ करनी चाहिए ना जितनी ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐसी हाँ मैडम। घटनाएं हो जाती है, तो हम मतलब काफ़ी जिम्मेदार होता है इसमें। जो 25 लोग मरे हैं, उन 25 लोग ऐसे तो नहीं सब जिम्मेदारी लोग गए होंगे, सारे घर के, मतलब जो भी है अपने पुरुष वर्ग ही गए होंगे, और जो ऐसे तो नहीं बच्चे चले जाते हैं उसमें शोक यात्रा में, तो सब घर के बड़े ही जाते हैं उसमें। तो वो बड़े जो, जिनकी 25 और लोगों की मृत्यु हुई, उनसे जुड़े 4 और लोग घर में होंगे, जिनका पालन पोषण भरण पोषण वो खुद ही करते होंगे। ठीक है, देखा जाए अगर तो आपने, मतलब आपने नहीं, इंजीनियर ने जिन्होंने भी उसको बनाया, तो और 25 लोगों की जान नहीं ली है, 100 लोगों की जान ली है। उनसे रिलेटेड और 4 लोग अगर, जिनका भरण पोषण पालन पोषण वो एक ही इंसान करता होगा, तो कितने लोग, 100 लोग उससे अफेक्टेड हुए हैं, 100 लोगों की ज़िंदगियाँ उससे अफेक्टेड हुई है। तो ये चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए कि आप इंजीनियर बने तो किसी की जान पे आए ऐसा आप स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, या उसको उस तरह से बनाएंगे कि वो कभी फ्यूचर में गिरे नहीं। ये बहुत एक शर्मनाक बात है, हम जैसे हम हमारे मतलब इंजीनियरिंग वाले जो कॉम है उसके लिए, कि जब अगर ऐसी कुछ घटना होती है तो हमारा इंटेंशन ये नहीं होता है कि हमारा स्ट्रक्चर गिरे, मगर उसकी डिज़ाइन और उसकी पूरी प्रॉपर उसकी देखरेख के लिए, भले ही इंजीनियर ने साइन करके दे दिया है कि हमारा इस ग्रेड का आप बनाना, मगर ठेकेदार ने मौजूदा जो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा उसमें कुछ चेंजेस करा, अगर उसमें ध्यान भी नहीं दिया, चलो मज़दूर ने गलती कर दी होगी, सीमेंट ढंग से नहीं मिलाई होगी, या जो भी ढंग से नहीं करा होगा, मगर हम इंजीनियर की तो ड्यूटी बनती है ना कि उसको चेक करा जाए। अब उस चीज़ का जिम्मेदार कौन होगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? तो इसलिए हमारी सबसे पहली चीज़ कि हमारा कर्तव्य क्या होता है, हमारा प्रोफेशन जो रहता है हम उसको ऑबे करें। आ रही है बात समझ में? यस।